Hello students, welcome to session 1 on triangles. We will be studying here similar triangles actually. So you already know about the congruency of triangles. Let us leave the congruency, we will talk about the congruency in general. Congruency से आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि congruency क्या होता है. क्या होती है congruency? In this world we find so many things which are identical or exact photocopies of each other. जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल एक जैसी होती हैं या एक दूसरे की क्या होती है एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती है, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं या कॉन्ग्रुएंट शेप्स बोलते हैं. तो क्या होता है इसमें ये होता है कि उनकी साइज और शेप दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं. शेप एंड साइज दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं. आपने पहले पढ़ा भी है. शेप का कनेक्शन काय से? शेप का कनेक्शन एंगल से होता है. और साइज का कनेक्शन काय से होता है? साइज का कनेक्शन होगा साइड से. तो यहां हम देखेंगे वही चीज कि कॉन्ग्रुएंसी का सिमिलरिटी से क्या कनेक्शन है. तो जैसे मैंने बताया आपको, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे? इसमें जो है सेम शेप होगा और साइज भी सेम होगा, सेम साइज. तो अब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स के लिए. सिमिलर क्या होता है? तो सिमिलर का मीनिंग है कि शेप तो सेम होगा लेकिन साइज अलग अलग होगा. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. नेचर में भी आप अपने चारों तरफ देखेंगे कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे. जैसे कि लीफ ऑफ ए ट्री देखेंगे हम, किसी ट्री की या किसी प्लांट की लीफ देखेंगे तो उसमें एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी पत्ती को जब आप देखेंगे तो दोनों का शेप सेम होगा लेकिन साइज अलग अलग हो रहा होगा. आप उठा के देख लीजिए, एक ब्रांच ले लीजिए और उसमें देखिए लीव्स के साइज. तो पीछे की तरफ की लीफ बड़ी और सामने की तरफ की लीफ छोटी होती चली जाती है. लेकिन हम छोटी लीफ को देखें चाहे बड़ी लीफ को देखें, हम इजीली बता सकते हैं कि ये एक ही ट्री की लीफ है. क्यों? बिकॉज उनका शेप एक जैसा है, केवल साइज का डिफरेंस है. ऐसे ही डिफरेंट ब्रांड्स के जो आइटम आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के आइटम जैसे ऑयल की बोटल्स आती हैं तो आपने देखा होगा 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml की बोतल अगर किसी एक ब्रांड की, एक कंपनी की हम लाइन से रख दें तो सबका शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज सबके अलग अलग होते चले जाते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या फर्क है? कॉन्ग्रुएंट फिगर में सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, लेकिन सिमिलर फिगर्स जो होंगे, सिमिलर फिगर्स में सेम शेप होगा. ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम शेप होगा. बट यहां पर सेम साइज नहीं होगा, यहां डिफरेंट साइज होगा. तो मैंने यहां भी आपको सिमिलर फिगर्स के बारे में एग्जांपल्स बताए थे. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जांपल आप ऑलरेडी जानते हैं. बहुत सारी चीजें होती है जो कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं. जैसे बिस्किट पैकेट के अंदर अगर हम देखें तो सारी बिस्किट्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट शेप की होती है. यानी उसको अगर हम इस तरह से वर्टिकली रखें अपने सामने तो सामने वाला बिस्किट दिखेगा, बाकी सारे उसके पीछे छिप जाते हैं. तो वो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि सभी के शेप और साइज क्या है? सेम है. तो सिमिलर फिगर्स में क्या होगा? सिमिलर फिगर में इससे अलग होगा. तो जैसे मैंने अभी यहाँ बात की बिस्किट की, तो इसी तरह से बिस्किट का जो शेप होता है कैसा होता है? सर्कुलर होता है. बैंगल्स जो चूड़ियां होती है पहनने की, वो भी क्या होती है? सभी सेम शेप के होते हैं. हम देखते हैं पैक ऑफ बैंगल्स देखते हैं, उसमें भी सभी सेम शेप के होते हैं. तो साइज जब अलग अलग करने की बात करते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंसी से हम सिमिलरिटी में जब जा रहे हैं तो साइज अलग कर रहे हैं तो शेप सेम रहने देते हैं. तो जैसे ये एक सर्कल है, इसका एक रेडियस है. अब मैं अगर रेडियस चेंज करते चला जाता हूँ, रेडियस को धीरे धीरे बढ़ाते चला जाता हूँ, तो क्या होगा? मुझे सर्कल्स धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़े सर्कल्स मिलते चले जाएंगे. तो यहाँ क्या हो रहा है? देखिए आप, इनके जो शेप है वो सेम है. इसी तरह से और भी बनाते जा सकते हैं. तो सभी के क्या है? शेप सेम है. ऑल आर सर्कल्स, बट नाउ दीज आर सिमिलर सर्कल्स. तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स जो होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि सर्कल का एक ही शेप होता है. जैसे देख रहे हैं हम, गोल शेप ही होगा, केवल यहाँ चेंज क्या होगा? रेडियस में चेंज होगा. इसी तरह से दूसरे फिगर्स की बात कर लेते हैं. तो दूसरे फिगर में मैं लेता हूं सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी सारी साइड्स
इक्वल है। आपको यहाँ पता है सभी के एंगल्स भी जो है, सारे एंगल्स क्या होंगे, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 60 60 के होते हैं। मान लीजिए साइड जो है 2 2 2 है, साइड भी सेम होती है। अगर मैं दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लूं जो इससे बड़ा हो तो एंगल्स तो सेम होंगे इसके, क्या चेंज होगा, केवल साइड चेंज हो जाएगी। तो 2 का अगर मैं 4 कर दूं तो 4 4 4, एंगल्स अभी भी वही होंगे 60 60 60। इसी तरह से और बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा तो क्या होगा, अभी और बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं, उसकी साइड 6 अगर कर देता हूं, एंगल्स अभी भी वही रहेंगे सेम 60 60 60। तो ये भी सिमिलर फिगर्स ही हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर और सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे स्क्वायर अगर लेता हूं तो स्क्वायर क्या होता है फिगर, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो सपोज ये अगर 2 2 2 2 है साइड इसकी और एंगल सारे के सारे 90 होते हैं। अब अगर मैं इस स्क्वायर को एक 3 साइड वाला स्क्वायर लेता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर ये साइड 3 3 3 3, तो साइड ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रही है। यहाँ पर सभी जगह 3 3 है साइड। इसी तरह से अगर साइड और बढ़ा देता हूँ, साइड 4 ले लेता हूँ तो 4 4 4 4, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर्स जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये वाला कैसा शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगॉन है ये। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, स्क्वायर होगा जो 4 साइडेड होगा। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, फिर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर वर्ड लगाते जाएंगे। तो उसमें सभी में सारे एंगल्स तो सेम होते हैं, तो चेंज क्या हो रहा है, साइड हो रही है चेंज। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइज में चेंज कैसे हो रहा है। अभी हम दूसरे कुछ फिगर्स और लेंगे, तो जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो ये रेक्टेंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल में सभी जो साइड्स हैं उसका हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो सपोज ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, और यहाँ पर एंगल्स जो है 90 90 के। अब मैं रेक्टेंगल की साइड जो है बढ़ा देता हूँ, 4 वाली साइड को 8 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ और इसको 2 ही कर देता हूँ। तो क्या ये सिमिलर हुआ, नो दिस इज नॉट सिमिलर। क्यों, क्योंकि इसका शेप चेंज हो गया। यहाँ पर ये वाली साइड देखिए, ये तो 4 का डबल हो रहा है, 8 हो गया, लेकिन ये वाली साइड एज इट इज रह गई, 2 की 2 ही रह गई। जबकि इन केसेस में क्या हो रहा था, देखिए ये कितना हुआ इंक्रीज, सारी 1 1 1 इंक्रीज हो रही, ये सारी क्या हो रही, 2 2 2 इंक्रीज हो रही है। ऐसे यहाँ पर भी इसी तरह से सारी साइड्स इंक्रीज हो रही। लेकिन रेक्टेंगल्स के केस में ये भी एक रेक्टेंगल है और इसी तरह से और भी बना सकता हूँ मैं। तो याद रखिएगा कि सारी साइड्स जो है सेम रेशो में मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका सिमिलर अगर हमको फिगर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो सिमिलर फिगर के लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं इसकी साइड डबल कर रहा हूं तो सारी साइड डबल होंगी, अगर ट्रिपल कर रहा हूं तो सारी साइड ट्रिपल होंगी, यानी साइड्स का रेशो सेम आना चाहिए। तो ये वाला फिगर अब मैं लेता हूं, यहाँ 8 है साइड अभी भी, और इसको 4 कर देता हूं, तो यहाँ पर 4 कर देता हूं, यहाँ 4 कर देता हूं, यहाँ 4 कर देता हूं। तो ये वाला जो फिगर होगा ये और ये सिमिलर होगा, ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों है ये सिमिलर, क्योंकि ये हमने उसको सेम रेशो में साइड्स को बढ़ाया हुआ है, एंगल में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो आपको बात समझ आई होगी कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो सिमिलर फिगर्स यानी सारी साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशो में इंक्रीज होंगी। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, नो वी कैन नॉट से, क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं आएंगे, अलग अलग साइड रेशो चेंज होता रहेगा, या मल्टीप्लाई करके हम जो निकाल रहे हैं वो अलग अलग होगा, तो वो चेंज नहीं होगा। जबकि स्क्वायर्स के केस में क्या है, स्क्वायर्स के केस में एंगल्स तो सारे 90, रेशो सभी का सेम रहेगा। तो ये कैसे आ रहा है, ये 2 से 3 कैसे आ रहा है, तो देखिए 2 में अगर हम 1.5 मल्टीप्लाई कर दें, 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 3 3 आ जाएगा। अगर 2 इसकी साइड की, इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा, सभी 4 4 4 हो गए। तो सेम रेशो में सारे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 का 4, यानी 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो सारे 4 होगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो सारे 6 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सिमिलर हैं, और सिमिलर क्या नहीं है वो भी हमने देखा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं
करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वर्ड जो करस्पॉन्डिंग वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इनसे भी आप थोड़ा बहुत अवेयर तो होंगे ही, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? करस्पॉन्डिंग साइड ये होती है कि मान लीजिए ए बी सी डी मैंने लिखा है और इधर लिखा है पी क्यू आर एस। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर पी क्यू होगी, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? क्यू आर होगी, सी डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? आर एस होगी, और डी ए की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? एस पी होगी। तो जिस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में लेते थे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स को, सेम उसी तरह से आपको यहाँ भी लेना है। अब मैं आ जाता हूँ ट्रायंगल्स के ऊपर। इन जनरल हम बात करेंगे कि ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे। अभी हमने केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस देखा था। तो देखेंगे हम कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो मल्टीप्लाई करके हम जब बना रहे हैं, जैसे मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में लिया था, एक साइड ली थी 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या आ गई थी? साइड 4 आ गई थी। तो रेशो की जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? 2/4 कर लेंगे, तो रेशो हो जाएगा 1/2, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था वही नंबर यहाँ पर आपका रेशो में आ जाएगा। जब आप अगर इसका रेशो लोगे, इस साइड और इस साइड का रेशो लोगे, तो 1/2। तो देखते हैं रेशो का मतलब ये हुआ। तो वो जो मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल रहे हैं हम, वही नंबर रेशो के फॉर्म में भी आ जाता है। तो उसी को दूसरे तरह से कहा गया है, जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशो जब देखेंगे तो वही सेम नंबर आने वाला है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर दो फिगर मैंने दिए हुए हैं। देखिए, एक ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो इसमें एंगल्स चेक कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि साइड्स जो है वो क्या है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ये सारी चीजें भी देखना है। तो देखिए जरा, यहाँ पर ये 50 है, इधर ये 50 है, तो यानी ये 50-50 सेम है। इसके बाद 70-70 को देख लेते हैं, तो 70-70 इधर ये सेम है। और इसके बाद 60-60 को देख लेते हैं, तो ये 60 इधर है, ये 60 इधर है। तो ये हमारा डिसाइड हो जाएगा यहाँ से कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है। तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है? तो ए पॉइंट जो है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है पी। बी पॉइंट देख लीजिए, बी पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ये जो एरो इस तरह से लगा रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग को शो करता है। तो बी का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है? बी का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है Q, और सी का करस्पॉन्डिंग क्या है? सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है R। तो इस तरह से हमारे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस डिसाइड हो गए। अब अगर करस्पॉन्डिंग साइड देखना है मुझे, तो मुझे देखना है सपोज AC। तो AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? तो हम करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस डिसाइड कर चुके हैं A और C के लिए। तो AC का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स साइड होगा PR। तो यहां से हम वर्टिसेस जो लिखे हैं उसी से देख के साइड भी लिख सकते थे। देखिए AC तो PR, तो ये है AC, तो इसके लिए PR। इसी तरह से नेक्स्ट साइड में लेता हूं BC। तो BC का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? BC का करस्पॉन्डिंग होगा क्या होगा? BC, तो QR होगा। देखिए यहाँ पर BC, तो B के लिए Q, C के लिए R, तो B के लिए Q, C के लिए R। अगर मैं इसको CB लिखूंगा तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैंने CB लिखा तो मैं लिखूंगा RQ। इसी तरह से लास्ट वाला एक बचा हुआ है हमारा, AC हो गया, BC हो गया, AB बचा हुआ है। तो अगर मैं इसको AB लिखता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो क्या होगी? AB की करस्पॉन्डिंग साइड होगी A के लिए पॉइंट P और B के लिए पॉइंट Q, तो PQ। आप फिगर में देख लीजिए, फिगर में भी वही होगा AB और यहाँ पर PQ। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, एंगल्स और है क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी देख लेते हैं लगे हाथ हम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू क्या है? एंगल P। एंगल B इज इक्वल टू क्या है? एंगल Q। और एंगल C इज इक्वल टू क्या है? एंगल R। ये सिंगल पॉइंट के फॉर्म में एंगल को लिखा है मैंने। अगर एंगल को 3 पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 3 पॉइंट फॉर्म में भी कभी कभी लिखने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे एंगल A लिखना है, तो एंगल A को मैं BAC लिख सकता हूं या फिर CAB लिख सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने लिखा एंगल CAB।
तो अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? मैंने लिखा है CAB, तो CAB इसको नंबरिंग अगर मैं कर दूं तो 1 2 3 इस तरह की नंबरिंग है यहाँ पर CAB, तो यहाँ पर RPQ, तो इधर आ जाएगा RPQ, देख लीजिए जरा CAB, तो यहाँ हो जाएगा RPQ। तो ये इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखेंगे। इसी तरह से बी के लिए भी लिख के देख लेते हैं एक बार। तो एंगल बी के लिए क्या होगा? मैं ABC भी लिख सकता हूँ और CBA भी लिख सकता हूँ। तो सपोज मैं उल्टा ही कर रहा हूँ थोड़ा सा, CBA लिख दिया। हम ABC लिखेंगे तो ज्यादा आसान है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। मैंने CBA लिखा, तो CBA के लिए एंगल क्या होगा? तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे ये वाला। तो CBA के लिए क्या होगा? RQP, तो यहाँ हो जाएगा RQP। इसी तरह से आप थर्ड वाला भी चाहे तो 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ 3 वर्टेक्स लिखे हैं और यहाँ पर 1 पॉइंट यानी सिंगल पॉइंट लिख के एंगल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही क्या। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बोला है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो एंगल A इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू कितना है देखिए 50 है। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू कितना है 60 है। नेक्स्ट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू कितना है 70 है। तो ये मेरे फर्स्ट वाली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, सेटिस्फाई हो गई। अब देखता हूं मैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में है क्या। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ये है, तो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR निकाल लीजिए। तो AC कितना है? AC है देखिए 4 और PR कितना है? PR है 8, तो कितना हुआ 1/2। नेक्स्ट साइड ले लेते हैं, तो BC और करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR, तो BC ले लीजिए यहाँ और इधर ले लीजिए QR। तो BC कितना है देखिए यहाँ से, BC है 5 और QR कितना है? BC, तो BC के लिए हमारा QR है कितना? 5 and 10, तो ये भी हो गया 1/2। और नेक्स्ट वाला है AB, ये वाली साइड AB और करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो AB के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ है। तो AB कितना है? AB 6 है और PQ कितना है 12, तो ये भी 1/2। तो इससे हमारा क्या हुआ? हमें तीनों रेशो सेम मिल गए। तो इसको तीनों को लाइन से लिख देना है आपको इस तरह से, AB अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो तीनों रेशो देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तो सेम रेशो में करस्पॉन्डिंग साइड्स आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है कि नहीं और करस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशो में है कि नहीं। दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते थे? वो आइडेंटिकल होते थे, आपको पता है। जैसे मेरे दोनों हाथ तो आइडेंटिकल है, तो इसको हम सिमिलर भी बोल सकते हैं। क्यों सिमिलर बोल सकते हैं? क्योंकि अगर इसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यही आएगा 1 का मल्टीपल, और इसको बड़ा करना है मुझे हाथ को, तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। कैसे कंप्यूटर में कर सकते हैं? आप इसकी कॉपी बना लीजिए और उसको जूम करिए या थोड़ा सा साइज बढ़ा दीजिए, तो मतलब लेंथ ब्रेड तो दोनों सेम बढ़ना चाहिए। तो ये आपको एक हाथ ऐसा दिखेगा, दूसरा हाथ दिखेगा लेकिन वो बड़ा दिखेगा। तो हम किसी चीज को जब जूम करके देखते हैं तो क्या होता है? जूम इन जूम आउट ऑप्शन आपने देखा होगा कंप्यूटर में, जो परसेंटेज इंक्रीज करते हैं कि किसी चीज को हमने 100 था तो 110%, 120, 200% करके देख रहे हैं। यानी चीज वही है, उसका शेप वैसे ही रहना चाहिए, हमें बड़ा करके देखना है उसको। तो ये सिमिलर फिगर्स हो गए, और जैसे कि वैसे ही हम देख रहे हैं, यानी सेम फिगर वैसे का वैसे ही देख रहे हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी सिमिलर होंगे। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। अब जरा इसका अपोजिट सोचिए कि अगर फिगर्स सिमिलर हैं तो वो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो, दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी हाथ का एग्जांपल दिया था कि दोनों सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एक बड़ा अगर एक छोटा पाम दिखाऊंगा मैं, तब उस केस में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है तो श्योरली सिमिलर होंगे। तो ये यहाँ पर बेसिक्स कुछ थे इनके समझने के लिए, वो बहुत जरूरी थी। आपको ध्यान रखना है कि जब हम
सिमिलर ट्रायंगल्स को दिखा रहे हैं। अभी यहाँ मैंने दो ट्रायंगल्स लिया था, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सिमिलैरिटी का सिंबल क्या होता है ये देखना है। तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था इक्वल टू साइन, और ऊपर ये इस तरह से एक एस आड़ा जैसे बनता था। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, केवल ऐसा रहेगा, केवल ऐसा सिंबल रहेगा। ये सिमिलर का सिंबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके वर्टेक्स के ऑर्डर जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी। तो ये सिमिलर अभी हमने बता दिया, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए थे। तो किसके सिमिलर है ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, यहां से देखेंगे ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन मैंने अगर ट्रायंगल ए बी सी को ऐसा नहीं लिख दिया, मैंने सी ए बी लिख दिया, तो सी ए बी लिख दिया तो यहाँ उसी तरह से ऑर्डर उसके चेंज होना चाहिए। तो सी ए बी का क्या होगा? सी ए बी तो क्या होगा? आर पी क्यू। तो यहाँ होगा ट्रायंगल आर पी क्यू। नेक्स्ट, अगर मैंने इसी को इस तरह से लिख दिया, मैंने लिख दिया बी ए सी, मैंने बी ए सी लिख दिया, तो अब क्या होगा? तो यहाँ लिखा मैंने बी ए सी, तो 2 1 3, तो यहाँ पर 2 1 3, तो क्यू पी आर होगा ट्रायंगल। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये है 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 कर दीजिए। आप देखिए सब सेम है, कोई अलग अलग कुछ नहीं लिखा। इसी से आप इसको लिख सकते हैं, फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? यहाँ अगर मैंने सी ए बी लिखा है, यानी 3 1 2 लिखा है, तो इधर भी 3 1 2 कर दीजिए, 3 1 2। तो देखिए 3 1 2 करके तो आर पी क्यू, ये देखिए आर पी क्यू आ गया। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर मैंने इस ट्रायंगल को ऐसा न लिख के अगर बी ए सी लिख दिया है, तो बी ए सी में मैंने क्या किया है? बी ए सी यानी 2 1 3, तो यहाँ भी 2 1 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू पी आर। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर जो होता है लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। जनरल ट्रायंगल को लिखना और सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को लिखते समय करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी ये जो अल्फाबेट्स हैं इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही डिसाइड करता है कि कौन सा पॉइंट किसके ऊपर आएगा। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अब यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टिल देन बाय, वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट वीडियो।